जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एप्लीकेशन एरियाज क्या हैं थर्मोडायनेमिक्स के, जिसके अंदर आपके पावर प्लांट, जी पावर प्लांट्स, जो आपको बिजली जनरेट हो रही है, आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो कि आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड की इतनी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे मुमकिन हुआ है? तो उसमें ये थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स यूज़ हो रहे होते हैं। फिर आपके जो एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आज की एप्लीकेशन है, उस पर भी थर्मोडायनेमिक्स यूज़ होती है। गाड़ियाँ जो आपकी हैं, हीट इंजन इसके अंदर होते हैं, आई इंटरनल कम्बस्शन इंजन होते हैं ना, जो कन्वेंशनल गाड़ियों से धुआं निकलता है, जिसको अब ईवीज़ के थ्रू रिप्लेस किया जा रहा है। तो उसमें ये थर्मोडायनेमिक के रूल यूज़ होते हैं, थर्मोडायनेमिक लॉज यूज़ होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर आगे आपका आता है ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस हैं। फिर आपकी विंड टर्बाइंस है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, आपके जो बोट्स हैं, बोट्स के अलावा जो आपकी रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं, और ये जो आपके सोलर हॉट वाटर जो सिस्टम्स हैं, इसके अंदर जो है ये यूटिलाइज होते हैं आपके थर्मोडायनेमिक के लॉज। ठीक है, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम क्या होता है? सिस्टम it is where the observations are made. Okay, the rest is constituted as surroundings. एक सिस्टम होगा और एक क्या होगी इसकी सराउंडिंग्स। द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स। ये अभी आपको आगे डायग्राम से ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओपन सिस्टम क्या होगा? द सिस्टम वेयर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस आर ओपन सिस्टम। यानी इसमें एनर्जी के एक्सचेंज पॉसिबल है, हीट एनर्जी एज वेल एज जो मैस फ्लो है वो भी। इट इज सिस्टम वेयर द एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड ओनली विद द सराउंडिंग्स, नॉट द मैटर। यानी मैटर नहीं उसमें हो सकता, लेकिन उसमें एनर्जी आपकी जो सराउंडिंग्स के साथ वो एक्सचेंज हो सकती है। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम्स। आइसोलेटेड में दोनों ही नहीं हो सकते, ना एनर्जी हो सकती है ना मैटर हो सकता है। एनर्जी और मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड विद द सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स। तो ये देखें आपके सामने है कि एक्सचेंज ऑफ मैटर उसको ब्लू से शो किया है और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को रेड से शो किया है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में आपका दोनों ही चीज़ें मुमकिन नहीं है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में मुमकिन नहीं है और एक्सचेंज ऑफ मैटर भी मुमकिन नहीं है। जबकि जो क्लोज सिस्टम है उसमें आपकी एक्सचेंज ऑफ मैटर अलाउड नहीं है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अलाउड है। ठीक है, और जो ओपन सिस्टम होगा उसमें दोनों चीज़ें अलाउड होंगी, यानी एक्सचेंज ऑफ मैटर और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसको एग्जांपल के साथ हम ये देखते हैं, फ्लास्क के जैसे, अगर आपने इस फ्लास्क के जैसे ये हीट अप हो रही है तो इसमें देखें हीट का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें अगर ये ओपन है तो इसमें मैस भी आपका एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ओपन सिस्टम। मैस ट्रांसफर यस, हीट ट्रांसफर यस। अगर इसको आप कैप कर दें, जो आपकी फ्लास्क है, तो अब इसमें मैस ट्रांसफर आपने रोक दी है, लेकिन आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, और अगर आपने दोनों चीज़ें बंद कर दी हैं, उसका कैप भी बंद कर दिया, हीट हीट ट्रांसफर भी बंद कर दिया उसको, तो इसका मतलब है कि ये अब आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसके अंदर ना तो मैस ट्रांसफर हो सकता है सराउंडिंग्स के साथ, ना उसमें हीट ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन थी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सराउंडिंग्स के। सराउंडिंग्स क्या होती हैं? तो एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज टर्म्ड एज सराउंडिंग्स। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है जो हम इसमें आगे कोर्स में यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली। द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ बोथ सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स। ओनली द सिस्टम गेट्स अफेक्टेड बाय द चेंजेस दैट टेक प्लेस विद इन इट, द रेस्ट रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। अच्छा, नेक्स्ट आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या चीज़ होती है? इट इज़ द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग। उसमें जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रही होगी चीज़, वो आपकी बाउंड्री कहलाती है। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो जाए, इसको आप अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस ले आए। इरिवर्सिबल, जो इनिशियल स्टेट पे वापस ना आ सके, वो इरिवर्सिबल है। ओके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज आइडियल। अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज रिगार्डेड एज रिवर्सिबल if the system and surroundings can go back to their original without any change, without any change। हम आगे देखेंगे इसमें सेकंड लॉ में थर्मोडायनेमिक्स में, इसमें पैरामीटर आता है एंट्रोपी।
तो एंट्रोपी जो है वो बेसिकली आपकी जो है ना वो रिवर्सिबल में कांस्टेंट होती है, इरिवर्सिबल में इंक्रीज होती है, ये आगे हम देखेंगे। तो फॉर इंस्टेंस वाटर evaporates and can get back to its original form, hence it is a reversible process कि पानी जो है वो वेपर में भी चेंज हो सकता है और वेपर से वाटर भी बन सकता है, तो वो रिवर्सिबल है। तो irreversible process क्या है? This type of process is natural and it is found in nature. For instance, if you break a glass you cannot unbreak it, hence it is an irreversible process। तो ये है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का एक कॉन्सेप्ट। रिवर्सिबल मीन्स जो आप रिवर्स कर सकते हैं, आप उसको अंडू कर सकते हैं, और इरिवर्सिबल जिसको आप अंडू नहीं कर सकते, कर लिया तो कर लिया, फिर गए। ओके, तो अच्छा, ये इसकी एग्जांपल देखें, सिस्टम है और साथ इसके जो है यूनिवर्स है। ठीक है, इसमें सिस्टम में देखें मैस इन, जो उसमें अगर हम इनपुट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, मैस को इनपुट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और हीट इन, क्यू इन, इसमें हम हीट को एंटर कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। वर्क इन, हम सिस्टम के ऊपर वर्क को अप्लाई कर रहे हैं, इस पर कोई काम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, उसको इनपुट के तौर पर शो किया हुआ है। इसी तरीके से वर्कआउट, अगर हमारा सिस्टम कोई काम सर अंजाम दे रहा है तो वर्कआउट के तौर पे इसको शो किया हुआ है, आउटवर्ड एरो। मैस आउट है, इसी तरीके से हीट आउट है, और इसके आसपास वाली चीज़ क्या है? सराउंडिंग्स। क्या है? सराउंडिंग्स। और उसके बाद सराउंडिंग के बाहर का जो अहाता है उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक किस्म, एक सिस्टम की जो है वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे ये आपका जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे आपका पिस्टन है, ये ऊपर जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चला गया पिस्टन, और ये पिस्टन और ऊपर चला गया, उसके बाद पिस्टन वापस अपनी जगह पे इनिशियल पोजीशन पे वापस आके खड़ा हो गया, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। जबकि ये जो अगर आप देखें कि आपका हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो मतलब हॉट से कोल्ड में हीट ट्रांसफ़र होती है ना नॉर्मली, तो दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं। अगर आप उन दोनों को साथ रखते हैं तो हीट कहाँ से ट्रांसफ़र होगी? हॉट से कोल्ड में। तो वो इरिवर्सिबल है, वापस नहीं हो सकता, कोल्ड से हॉट में नहीं जा सकते। उसके लिए आपको कोई चीज़ लगानी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, अगर आपने रिवर्स करना है। ये भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो कोल्ड से हॉट है, इसमें नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसमें एक आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इफ इट अकर्स विदाउट आउटसाइड इंटरवेंशन, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन। यानी वो नेचुरली हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, यानी उसमें कोई एक्सटर्नल कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, पंप शम टरबाइन टरबून इस तरह की चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल है। ठीक है, जैसे बाई ग्रेविटी मैं किसी चीज़ को फेंक छोड़ दूँ या नीचे गिरेगी ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हाँ, अगर उसको मुझे नीचे से ऊपर उठाना है तो उसके नीचे फिर मुझे कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे ये जो हवाई जहाज़ आते हैं वर्टिकल टेक ऑफ वगैरह, वो नीचे इंजन लगाए होते हैं ना, जिससे वो फोर्स नीचे लगती है, वो ऊपर उठता है। अच्छा जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी फास्ट और स्लो। एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, अ बॉल रोल्स डाउन हिल। ये आगे एग्जांपल आ रही है कि डाउन हिल में अगर ऊपर बॉल फेंक दो तो नीचे ही आएगी, ऊपर तो नहीं जाएगी ना, नीचे आएगी। ठीक है, बट द बॉल नेवर स्पॉन्टेनियसली रोल्स अप हिल। इस तरीके स्टील्स है, स्टील रस्ट्स बट द रस्ट नेवर स्पॉन्टेनियसली फॉर्म्स आयरन ऑक्सीजन। यानी आपका जो स्टील है उस पर रस्ट लग जाता है, क्या रस्ट से दोबारा स्टील आया? नहीं आता, आपको कुछ ना कुछ उसको प्रोसेस उस पर करना पड़ता है। इसी तरह वाटर जो है वो फ्रीज कर जाता है टेम्परेचर बिलो डिग्री सी पे। ठीक है, इसका जो है वाटर स्पॉन्टेनियसली फ्रीजेस एट द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सी, 0 डिग्री से नीचे पानी जो है फ्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये इसकी एग्जांपल्स है डिफरेंसेस बिटवीन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। जैसे देखें आप, bonfire इज an example of a spontaneous reaction since it gives off heat to the surroundings। ये जो आप हिल एरियाज में जब जाते हैं तो आप bonfire रात को करते हैं तो उससे आपको हीट मिलती है। अच्छा, और melting the ice at 0 डिग्री C, it is an example of non-spontaneous reaction since it requires heat from external source। यानी अगर आपको 0 डिग्री C पे बर्फ़ को पिघलाना है तो वो खुद नहीं होगी, आपको कुछ लगाना पड़ेगा एक्सटर्नली, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसमें जैसे देखें आप, अब इसमें देखें ये एक स्पॉन्टेनियस ऊपर वाला प्रोसेस है। ये जो अपहिल आपने जो बॉल यहाँ पे रखा है, ये मतलब नेचुरली ये नीचे को आएगा, ऊपर को नहीं जा सकता। तो अगर आपने इसको ऊपर लेके जाना है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपका बन जाएगा।
एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है चीज़ें याद रखने वाली हैं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज टू स्टडी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फॉर्म्स। एनर्जी की जो फॉर्म्स है उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमने स्टडी करना है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड, ये हम अभी पढ़ते हैं, इसमें 4 वैसे लॉज अभी बना दिए, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट और सेकंड ही है, ठीक है। According to the second law of thermodynamics, heat flows from a high temperature body to a lower temperature one. हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होगा, आपका हीट फ्लो करेगी। ये यूनिवर्सल लॉ है। जैसे आपका जो करंट होता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को फ्लो करता है ना, और अगर आपका जो वाटर है, वाटर क्या करता है, हाई हाइट से लो हाइट, मसला अगर यहाँ पे मैं वाटर गिरा दूँ तो क्या फ्लो करेगा, नो, पड़ा रहेगा। फ्लो तब करेगा जब हाई हाइट से लो हाइट, यानी जब हाइट का ग्रेडियंट आएगा, डिफरेंस इन द हाइट H2 माइनस H1 होगा। इसी तरह V2 माइनस V1 पे करंट फ्लो करेगा, राइट। इसी तरह P2 माइनस P1 पे गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। गैस होती है ना, गैस, मैंने कंप्रेसर स्टेशन पे काम किया हुआ है, उस पे क्या, हमने अगर गैस को अगर ट्रांसपोर्ट करना है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कैसे करेंगे, उसका प्रेशर बढ़ा दें यहाँ पे। जब उसका प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे और आगे प्रेशर एटमॉस्फेरिक कर दें तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी उधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह। तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या है, सेकंड लॉ ये कहता है कि हीट फ्लोज, हीट यानी क्यू फ्लो करेगी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 और T2 इज ग्रेटर देन T1, ओके। T2 माइनस T1 में T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1। T अगर हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ने फ्लो करना है, ओके। From for moving the heat from a body at low temperature to that of the high temperature, external work needs to be supplied। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने उल्टा करना है, अगर मसलन अगर आपने उसको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में लेके जाना है तो आप क्या करोगे, आपको उस पर कोई काम करना पड़ेगा, आपको कोई एक्सटर्नल उस पर फोर्स अप्लाई करने पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कंप्रेसर है, कंप्रेसर वैसे तो प्रेशर को यूज़ होता है, प्रेशर को बूस्ट करने के लिए, यानी प्रेशर बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब हम गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं ना तो उससे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो हमारे पास जो गैस कंप्रेसर स्टेशन था उसमें ऐसा नहीं था कि गैस आई कंप्रेस की और दे दी, नो, वो स्टेजेस में कंप्रेशन होती थी, 2 स्टेज कंप्रेशन थी। पहले फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन होती थी, गैस गर्म हो जाती थी, उसको थोड़ा ठंडा करते थे, फिर उसको घुमा के दोबारा कंप्रेस करते थे, ठीक है, उससे उसका टेम्परेचर फिर बढ़ जाता, फिर उसको कूल डाउन करते। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए उसमें 2 स्टेज कंप्रेशन थी, ठीक है। अब देखो ना, इसकी मिसाल इस तरह से, उस वक्त मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने वहाँ पे जो केमिकल इंजीनियर थे, उसने भी मुझे इस तरह समझाया कि एक वेसल है, जैसे सीएनजी सिलेंडर होता है आपकी गाड़ी के अंदर, इसमें अगर आप गर्म हवा भरोगे ना, गरम गरम थोड़ी भरी जाएगी, गर्म अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो ये थोड़ा फिल होगा। अगर आप इसमें ठंडी हवा भरोगे तो ज़्यादा भर पाएगा, ज़्यादा भर जाएगी वो, समझ रहे हो बात को। तो एक वेसल है, उसमें अगर आप गर्म मतलब एक कंप्रेशन कर रहे हैं, उसमें कूलिंग नहीं कर रहे, तो उससे आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, फॉर मूविंग द हीट फ्रॉम द बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू दैट एट ऑफ अ हाई टेम्परेचर, एक्सटर्नल नीड्स वर्क नीड्स टू बी सप्लाइड, जिसको कंप्रेसर कहते हैं। अच्छा, द हीट पम्प्स अब्जॉर्ब हीट from the atmosphere and supply it in the room. In these cases, external work is supplied in the form of electricity. वो ये बता रहा है कि अगर आपने जो है कमरों में हीट प्रोवाइड करनी है, यहाँ पे नहीं होते, हीट पंप होते हैं जो कि गर्म रखते हैं, आप इसको कह लें अपने कमरे को गर्म करने के लिए हीट पंप को लगाया हुआ है। तो वो कैसे चलता है, उसके साथ मोटर शोटर लगी होती है, वो उसको बिजली देते हैं ना, उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, बिजली देनी पड़ती है, तो वो कमरे को करता है। सर्दियों में कौन सी आप लगाते हैं चीज़ कमरा ठंडे करने के लिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि सर्दियों में नेचुरली टेम्परेचर आपका ठंडा होता है, ठीक है। हाँ, गर्मियों में उसको आर्टिफिशियली हाई टेम्परेचर को लो करने के लिए आपको एक्सटर्नल कुछ लगाना पड़ता है, एसी लगाना पड़ता है, और एसी फिर बिजली खींचता है, उसका बिल आता है, फिर है, आपको पता है फिर कितना बिल कितना ज़्यादा आता है। तो ये है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी जो है वो ना तो पैदा की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो अपनी शेप चेंज करती है, अपनी फॉर्म चेंज करती है। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल हो जाएगी, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल हो जाएगी, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हो जाएगी, लेकिन रहेगी, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना, आप उसको क्रिएट कर सकते हो, शेप चेंज करेगी अपनी, ठीक है। तो ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स लाइक कार्स एंड
एयरप्लेन्स वर्क एज पर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड कैन नॉट साइकिल। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हम इसको जरा क्विकली देखते हैं। जीरोथ लॉ, टेम्परेचर उसमें कहते हैं टेम्परेचर। टू सिस्टम्स इन एक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम आर इन थर्मल एक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी टू सिस्टम्स इन एक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, यानी तीन सिस्टम है, एक सिस्टम है उसके साथ दो थर्मल एक्विलिब्रियम में उसके साथ है, तो वो आपस में भी थर्मल एक्विलिब्रियम में है। बात समझ आई कि टू सिस्टम्स इन एक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम आर इन थर्मल एक्विलिब्रियम विद ईच अदर, वो आपस में भी एक्विलिब्रियम पे। अच्छा जी, फर्स्ट लॉ, ये आगे और डिटेल इसकी आ रही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी कैन चेंज फॉर्म्स बट इट इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड लॉ क्या कहते हैं, एंट्रोपी ऑफ एन सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। तो जो हीट है वो हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर करेगी और इसके नतीजे में जो आपकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करेगी, और मोस्टली ये प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल। ओके, थर्ड लॉ क्या होता है कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस अ कांस्टेंट एज द टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो वैसे अचीव नहीं किया जा सकता, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन में होता है, जीरो केल्विन, तो जीरो केल्विन टेम्परेचर अनअचीवेबल है नॉर्मली। तो वो कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस अ कांस्टेंट एज द टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। अच्छा जी, अब इसको दोबारा देखते हैं जी। जीरोथ लॉ, अब देखिए जैसे सी सिस्टम है और ए और बी है। इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल एक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी सी, देन बॉडी ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल एक्विलिब्रियम विद ईच अदर। पॉइंट समझ आ गई कि अगर आपका ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, बी भी सी के साथ है, तो भाई ए बी भी आपस में है। ओके, ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आते हैं फर्स्ट लॉ, उसकी इक्वेशन, ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस ई। डेल्टा ई क्या है, सिस्टम की एनर्जी, क्यू है आपका जो फ्लो ऑफ हीट है, डब्ल्यू इज वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी मैंने सिस्टम में कोई इनपुट की क्यू और सिस्टम ने कोई काम किया डब्ल्यू, तो उन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा क्यू माइनस डब्ल्यू, तो वो मेरी सिस्टम के अंदर जो नेट एनर्जी मौजूद है वो होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो द नेट चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डेल ई इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी हीट आपने सिस्टम में ऐड की और कुछ सिस्टम ने वर्क किया, तो नेट कितना है, जो ऐड की उसमें से माइनस जो उसने काम किया, वो इसमें क्या है, नेट है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं सेकंड लॉ कि इन ऑल दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। स्पॉन्टेनियस मतलब ये है आपका इस बलून से, मतलब ये तो हो सकता है नेचुरली, ये नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको इसमें को कंप्रेसर वगैरह हवाई भरनी पड़ेगी ना इसको, अगर इसको बड़ा करना है बलून को, तो ये नहीं हो सकता नेचुरली। नेचुरली यही हो सकता है कि मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और क्या हो रहा है कि इसमें जो है वो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एक थर्ड लॉ भी है, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ कंप्लीटली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वो जीरो होती है, ये सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकली है। अच्छा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जरा मजीद डिटेल में देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी को ई कह रहा है वो, और ई टू माइनस ई वन ये आपका क्या है, क्यू माइनस डब्ल्यू। एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इन equilibrium state possesses a state variable called the internal energy। यानी एक सिस्टम की जो एक स्टेट वेरिएबल है उसकी इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E बिटवीन एनी टू एक्विलिब्रियम स्टेट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी आपका सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया, वन स्टेट से, डीएलडी में आपने स्टेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, स्टेट मशीन है, एक सिस्टम की एक स्टेट होती है, वो S1 S2 S3 S4 डिफरेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेट्स है। जैसे मिसाल के तौर पे एक प्लेयर है, वो अब अगर बैटिंग कर रहा है तो उसकी बैटिंग स्टेट है, अगर वो बॉलिंग कर रहा है तो उसकी बॉलिंग स्टेट है, फील्डिंग कर रहा है तो उसकी फील्डिंग स्टेट है। तीन डिफरेंट स्टेट्स हैं इन क्रिकेट गेम। तो इसी तरीके से अगर आपका कोई सिस्टम है, उसकी दो स्टेट्स, वो कह रहा है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो गया है, तो उसमें चेंज कितना आया, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो चेंज कितना आएगा, जितनी हीट अंदर गई माइनस जितनी निकली उसके बराबर होगा। यानी ऐसे आपके पास नेट पैसे कितने, जितने आपको इनकमिंग मिले, जितने आपने खर्च कर दिए, उसमें से नेट निकालोगे तो आएगा ना आपके पास कितना पड़ा हुआ है बजट। आ रही बात समझ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इक्वेशन क्या होती है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। ओके, अच्छा जी, उसके बाद आगे आते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। इस स्टेट से इस स्टेट में अगर वो गया है तो ये वाली जो इक्वेशन होगी ई टू माइनस सी वन इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये आपकी इसमें फॉलो होगी। अच्छा, इसको मजीद देखते हैं हम कि एक स्टेट 1 है जिसमें आपका इस पोजीशन पे आपका पिस्टन, इसको आप मजीद कंप्रेस कर देते हैं, यानी आप इसको अंदर मजीद दबा देते हैं। तो उससे क्या होगा कि इसकी ये जो वॉल्यूम है ये कम हो गया होगा और इसका प्रेशर बढ़ गया होगा। वॉल्यूम का पी वी आपने पढ़ा हो ना, पी प्रेशर और वो जो वॉल्यूम है, कि अगर आप इसमें जो है वो इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया इस वक्त और इसका यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया होगा। तो इसमें अगेन इस स्टेट के अंदर भी जो अब इसमें हमने इक्वेशंस का देखना है, जो इसमें थर्मोडायनेमिकली अगर इसमें देखना तो जो W हुआ है इसमें वर्क डन हुआ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर। ठीक है, W इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, अब सेकंड लॉ की तरफ आते हैं। अभी ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं, इसको हमने डिटेल में करना है आगे और इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, एग्जांपल्स करनी है। ये चूंकि फर्स्ट लेक्चर्स हैं, इसमें जस्ट एक आपको आइडिया देने के लिए थोड़ा थोड़ा करके, जिसको कहते हैं ना शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन से आपको जस्ट आइडिया दिया जा रहा है। अच्छा, एक आपकी बॉडी है हॉट और दूसरी है कोल्ड और उसको आपने कोई पाइप शाइप से जोड़ दिया आपस में, तो उसमें क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो इसको हम कहेंगे, तो T1 हॉट है, T2 कोल्ड है, हीट ट्रांसफर डेल्टा क्यू एंट्रोपी। अच्छा, एंट्रोपी का सिंबल एस होता है नॉर्मली, एस। एंट्रोपी होती है नॉर्मली डिसऑर्डरलीनेस को कहते हैं एंट्रोपी, यानी डिसऑर्डरलीनेस, नॉट ऑर्डरली, डिसऑर्डरलीनेस को एंट्रोपी कहा जाता है नॉर्मली। तो डेल एस इज इक्वल टू एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी, डेल क्यू बाय डेल टी। देयर एग्जिस्ट अ यूजफुल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कॉल्ड एंट्रोपी, a natural process that starts in one equilibrium state and ends in another will go in the direction that causes the entropy of the system plus the environment to increase। एंट्रोपी आपकी क्या करेगी, और डिसऑर्डरलीनेस बढ़ेगी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, और रिवर्सिबल में क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी ऐसा प्रोसेस जो वापस रिटर्न भी आ जाता है तो उसमें वो कांस्टेंट रहती है एंट्रोपी। लेकिन ऐसा जो नेचुरल नॉर्मली प्रोसेस होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस भी होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, और इरिवर्सिबल होते हैं और उसमें एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज। ये आपने याद रखना है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के इरिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी इंक्रीज करेगी और आपकी जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें ये कांस्टेंट रहती है। तो एस एफ इज इक्वल टू एस वन, ये रिवर्सिबल होगा, और एस एफ इज ग्रेटर देन एस वन, ये इरिवर्सिबल होगा। अच्छा, एंट्रोपी को थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट किया हुआ है। एंट्रोपी क्या होती है, अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ, यानी सिस्टम में कितनी केओस है, सिस्टम कितना केओटिक है, कितना उसमें डिसऑर्डर है, उसको हम एंट्रोपी कहेंगे। ठीक है, तो इट इज अ मेजर ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, नोट अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसमें क्या कहता है, हीट फ्लो स्टॉप्स। जाहिर है इक्विलिब्रियम देखें ना, बाहर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अंदर बहुत कम है, और अगर आप उसमें उसमें हीट को अलाउ करें फ्लो करना, तो क्या होगा कि हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। कब तक फ्लो करेगी, जब तक कि दोनों टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते। जब दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, फ्लो होना बंद हो जाएगा हीट का, ग्रेडियंट खत्म हो गया ना, T2 माइनस T1 जीरो हो गया तो क्यू भी जीरो हो गया। ओके तो टेम्परेचर डिफरेंस देखें, अब इसमें 100 डिग्री सी से आपने अलाउ अगर किया इसको, जीरो वाली को हीट, इसमें आपने कनेक्शन कर दिया, एक आपकी 100 डिग्री सी पे एक मेटल है, एक जीरो पे है, आपने एक कनेक्शन लगा दिया बीच में, कनेक्शन कोई उसमें कर रही है। तो अब होगा क्या कि हाई टेम्परेचर वाले से लो टेम्परेचर पे क्या होगी, हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। कब तक होगी, जब तक दोनों का बराबर नहीं हो जाता टेम्परेचर। मतलब 50-50 आगे लिख रहा है कि जैसे 50-50 हुआ तो उसमें वो हीट फ्लो आपकी खत्म हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। तो ऑल द सिस्टम्स टेंड टू गो फ्रॉम लो एंट्रोपी टू हाई एंट्रोपी। ठीक है, एवरी टाइम हीट इज एक्सचेंज एंट्रोपी गोज अप। तो इसमें आप देखेंगे एंट्रोपी आपके सिस्टम की, इसमें भी एंट्रोपी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम और एनर्जी अनअवेलेबल टू डू द वर्क, यानी ऐसी एनर्जी जिससे आपको काम नहीं कर सकते। ओके, तो इंक्रीजिंग, अब जैसे आप ये देखें सॉलिड है, उसमें देखें कितने ऑर्डरलीनेस है, तो उसकी एंट्रोपी कम है। इससे अगर आप इसमें जाते हैं तो देखें आपका एंट्रोपी बढ़ गई है, डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। फिर आप मजीद डिसऑर्डरलीनेस पे जाते हैं, आपकी एंट्रोपी और बढ़ गई है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस यही होगा।
अगर आप रिवर्स जाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि आपकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी। अगर आप, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि आपकी जो ऑर्डरलीनेस है वो ज़्यादा है गैस के केस में, के बाद जो लिक्विड आता है उसमें ये कुछ बेहतर हो जाती है, यानी आपकी जो ऑर्डरलीनेस है सिस्टम में बेहतर हो रही है, डिसऑर्डर कम हो रहा है, तो आपकी एंट्रोपी भी इंक्रीज हुई है, इसमें नेगेटिव है। और इसमें तो बहुत ही अच्छा हो गया, अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ तो आपका जो कह लें कि आपका डेल्टा एस है वो आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एंट्रोपी की एक थोड़ा सा आइडिया आपको दिया कि एंट्रोपी क्या होती है। डिसऑर्डरलीनेस को नॉर्मली एंट्रोपी कहा जा रहा होता है, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसमें ये इंक्रीज ही होती है, ठीक है। क्या होती है? इंक्रीज ही होती है। और हाई टेम्परेचर से हमेशा हीट जो है वो लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, यहाँ तक कि दोनों साइड का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। ओके, ये थर्मोडाइनमिक्स की बेसिक्स हैं। सॉलिड्स की जो एंट्रोपीज़ अगर आप देखें वो लेस होती हैं लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, ज़्यादा डिसऑर्डरलीनेस है ना। गैसेस में तो और ज़्यादा डिसऑर्डरलीनेस होती है, मॉलिक्यूल्स अनेवा इधर उधर गिर रहे होते हैं। आ रही बात समझ? तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि एंट्रोपी सॉलिड में कम होती है, लिक्विड में थोड़ी सी उसमें बढ़ जाती है, लिक्विड में बढ़ जाती है, और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो एंट्रोपी बेसिकली डिसऑर्डरलीनेस को कहते हैं, केओटिकनेस, ठीक है, कोई जिसमें ऑर्डर ना हो। अच्छा जी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इसमें बड़ा मशहूर है इंथाल्पी का, जो कि आगे हम पढ़ेंगे भी। इंथाल्पी एच से इसको शो करते हैं इंथाल्पी, तो उसको हम ज़रा देखते हैं कि इंथाल्पी क्या होती है। कि अब इसमें जैसे एक इंटरनल एनर्जी ई है, टी फॉर द टेम्परेचर है, पी फॉर प्रेशर है, वी फॉर वॉल्यूम है, क्यू फॉर हीट ट्रांसफर है, डब्ल्यू फॉर वर्क है, सी पी आपका जो हीट कैपेसिटी है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हम आगे पढ़ेंगे। सी पी होती है, एक सी वी होती है। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये आपने आई थिंक पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कभी किसी दौर में, एफएससी में है ये सी पी और सी बी वगैरह ना, ये आगे हम देख लेंगे। डिफाइन अ न्यू स्टेट वेरिएबल दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर स्टेट वेरिएबल्स, मसलन इंथैल्पी एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। ई इंटरनल एनर्जी, ठीक है, प्लस पी वी। अब एक नया वेरिएबल मार्जे वजूद में आ गया, उसको क्या बोला हमने? इंथाल्पी। तो इंथाल्पी की इक्वेशन आपने याद रखनी है, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, एक न्यू स्टेट वेरिएबल है। ओके, तो एच स्पेसिफिक इंथाल्पी। अच्छा जी, स्पेसिफिक इंथाल्पी इसको स्मॉल एच से वो शो कर रहा है, इंथाल्पी को कैपिटल एच से, स्मॉल एच से किसको? स्पेसिफिक इंथाल्पी। स्पेसिफिक इंथाल्पी को अगर हम मैस से डिवाइड कर रहे हैं तो वो यानी इंथाल्पी ओवर मैस आपकी क्या बन जाएगी? स्पेसिफिक इंथाल्पी बन जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वही रिपीट इसने किया कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q माइनस W फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस द वर्क इज गिवन W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो PV2 माइनस PV1 दैट इज इक्वल टू W। जो आपने उसको एक पिस्टन को प्रेस किया ना, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया ना, तो जो PV2 माइनस PV1 दैट इज इक्वल टू W, जितना आपने उस पर वर्क किया, ठीक है। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q माइनस W में पुट कर दो वो PV2 माइनस P1, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q माइनस PV2 माइनस PV1, ये अंदर से माइनस जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1 दैट इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ठीक है, यानी इंथाल्पी H2 माइनस H1 दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CP T2 माइनस T1। ये आगे हम इसको, इसकी डेरिवेशन भी आगे जाके हम देखेंगे कि ये कैसे निकाल रहा है इसको, ये जो CP इंटू T2 माइनस T1 इसने निकाल दी, इक्वेशन है ये इंथाल्पी की। वक्ती तौर पे आप इसको बस इसको एज इट इज ले लें कि H2 माइनस H1 एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, इट इज इक्वल टू CP ब्रैकेट में आ जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। ये आगे जाके हम इसको जब करेंगे ना इसके एग्जाम्पल के साथ तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इंथाल्पी की इक्वेशन H क्या होता है? U प्लस पी वी। यू इंटरनल एनर्जी है, यहाँ पे इसको U कह रहा है, पीछे क्या कह रहा था? E कह रहा था। तो E प्लस पी वी यानी इंटरनल एनर्जी प्लस उस पर जो वर्क डन है उस दोनों को जमा किया है इसने, तो उसको कह देगी कि आपकी इंथाल्पी है। तो ये जनाब आपकी इंथाल्पी, जैसे सराउंडिंग्स है, हीट सप्लाई टू गैस इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, आपने यहाँ पे इसको कंप्रेस किया, सिस्टम में आइडल गैस है, इस तरीके से यहाँ पे जब ये एक्सपैंड होगी तो ये बैकवर्ड जाएगी, तो गैस एक्सपैंड्स टू प्रेशर पी ऑन द पिस्टन क्रिएट्स अ न्यू वॉल्यूम। ओके, तो अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा इसकी यूटिलाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि ये यूटिलाइज कहाँ कहाँ होती है थर्मोडायनेमिक्स की। ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हम देखते हैं वो यूटिलिटी सेक्शन में हो रही होती है इंडस्ट्री में। अब यूटिलिटी सेक्शन क्या होता है कि यूटिलिटी सेक्शन ये होता है कि जहाँ पे देखें, एक होता है मेन प्रोसेस, एक होता है यूटिलिटी।
इंडस्ट्री में भी आप जाएंगे, एक यूटिलिटी इंजीनियर होता है, वो अलग ही फील्ड होती है, यानी यूटिलिटी इंजीनियर। तो यूटिलिटी सेक्शन में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली बनती है, मसलन मैं अब गैस कंप्रेशन प्लांट में था ना, जिसमें जिसका मकसद क्या था, गैस को कंप्रेस करना। मसलन हमारा प्लांट 1987 पे निकला था, अयूब खान का तो दौर नहीं था, वो जो भी था 1987 का है, वहाँ पे तख्ती लगी हुई है। तो 87 पे इसका प्रेशर होता था बहुत हाई, नया नया वेल था ना, तो 47 बार हम वापडा को देते थे। कितना? 47 बार हमारा एग्रीमेंट था। साल गुजरते गए, ये ऐसी है जैसे आप गाड़ी के अभी जाके सीएनजी सिलेंडर को भरा लो, सारा दिन झूठा लगाते रहो, इधर उधर घूमते रहो, रात को क्या खत्म ही होगा, और क्या होगा, उसकी गेज पहले फुल थी फिर कम ही होगी। तो वो गैस जाहिर है सिलेंडर है, उसके नीचे एक गैस है, एक रिजर्वायर है, उसमें से निकाली जा रही हो, खत्म ही होना है। ओके, तो हुआ क्या, प्रेशर बैठ गया। अब जो प्रेशर हमने देना था वापडा को वो कम हो गया, तो अब फिर क्या किया जाए, मतलब हमारे जो गैस निकल रही है उसका प्रेशर कम है, देना 47 है, निकल फॉर एग्जांपल 20 रहा है, फॉर एग्जांपल 20 निकल रहा है, देना 47 है, तो क्या लगाऊंगा मैं इधर, कंप्रेसर, कंप्रेस करने के लिए। अच्छा, एक होता है कंप्रेसर है, एक होता है पंप, इनमें क्या फ़र्क होता है, ये इंटरव्यू का सवाल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंप्रेसर एंड अ पंप? ये थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशंस हैं सारी। कंप्रेसर जो होता है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए होता है, गैसेस, एयर, ये कंप्रेस हो सकती हैं, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, उसको एक टर्म होती है फ्लूइड। फ्लूइड में दोनों चीज आती है, फ्लूइड जो फ्लो करे, उसमें गैस भी आती है, उसमें लिक्विड भी आती है, उसमें सॉलिड नहीं आती। सॉलिड कौन सा फ्लो करता है? फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड में गैस भी शामिल है और लिक्विड भी शामिल है, लेकिन जो कंप्रेसर होगा वो कंप्रेस्ड यानी कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, और जो पंप होगा वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए, लाइक वाटर या कोई लिक्विड। आपके घरों में पंप नहीं लगे हुए, बंद हो जाए जरा भी, खराब हो जाए पंप, आपको लग पता जाएगा, टैंकी भरती है ना उससे। अब ये है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पानी ऊपर से नीचे जब आता है टूटी में, तो क्या लगाया था ऊपर को, पंप शंप लगाया हुआ है आप लोगों ने, नेचुरली आ रहा है ना पानी। लेकिन जब टैंकी भरनी होती है तो क्या चलाते हो, पंप चलाते हो ना। इतने मासूम ना बनो, हैं, पल्ले से लगाओ जरा, पता लग पता जाएगा, है मोटर खराब हो ठीक करा के दो, फिर नहीं भूलेगा पंप, है। तो पंप लगाना पड़ता है ना, जब मोटर भरनी, आपने टैंकी भरनी है तो मोटर को चलाना पड़ेगा। मोटर क्या करेगी, अच्छा इसमें भी एक पॉइंट है, मोटर के साथ लगा होता है पंप, तो मोटर प्राइम मूवर है उसका, आपकी जो पंप का प्राइम मूवर है। फिर पंप की भी टाइप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, पंप कैसे होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। अच्छा, तो हमारा अब 20 बार प्रेशर रह गया था, तो 20 बार को 47 बार पे लाने के लिए क्या लगाना पड़ा, कंप्रेसर। तो पूरा कंप्रेसर स्टेशन लग गया। अब आपके लिए तो बड़ा आसानी से कह दीजिए कंप्रेसर ला दियो, भाई कंप्रेसर ऐसा कहता ला दे, पूरे कमरे जितना कंप्रेसर है वो, समझ रहे हो। वो कंप्रेसर कैसे घूमेगा, कंप्रेस करनी है, वो घूमेगा कैसे, वो भाई उसके पीछे फिर हमने गैस टर्बाइंस लगाई थी जो उसको ड्राइव करते हैं, उसके प्राइम मूवर थे, क्या थे, प्राइम मूवर, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम मूवर, गैस टर्बाइन, गैस टर्बाइंस थी वो। ठीक है, अच्छा, फिर गैस टर्बाइन के अंदर लोड लगा हुआ था, उसको स्टार्ट करने के लिए मोटर से स्टार्ट करना पड़ता था, बाद में वो उसमें सेल्फ सस्टेन्ड एक्सेलरेशन आता था तो वो चलती थी शुरू में। लेकिन उसको, इवन इंजन भी आपका शुरू में खुद से नहीं घूमता, शुरू में एक मोटर लगी होती है, इवन गाड़ियों में भी, गाड़ियों में नहीं होता आप सेल्फ देते हो यार। ये सारी एग्जांपल्स आपकी रियल लाइफ की हैं, ये कोर्स आपका इतना इतना ज़बरदस्त है कि ये आपको सारी एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ में इसकी नजर आएंगी। ठीक है, शुरू में गाड़ी को सेल्फ देते हो, क्या सेल्फ के बगैर स्टार्ट होती है क्यों गाड़ी? नॉर्मली ये जो हमारी गाड़ी घर में भाई, पहले सेल्फ, वो सेल्फ किस चीज़ का होता है, वो स्टार्टर मोटर लगी होती है, वो पहले उसको थोड़ी थोड़ा सा घुमाती है, उसके अंदर थोड़ा सा उसमें प्रोसेस चलाती है जहाँ तक कि वो सेल्फ सस्टेन्ड हो जाए, यानी सेल्फ सस्टेन्ड हो जाए, फिर वो बंद हो जाती है, फिर वो डी क्लच हो जाती है उससे। तो कंप्रेसर स्टेशन में सिर्फ ये नहीं था कंप्रेसर ला दो, उसके साथ भाई पूरी यूटिलिटीज लगनी थी, उसके साथ मोटरें लगनी थी, उन मोटरों को चलाने के लिए बिजली कहाँ से लानी है, तो हमने तो अपना पावर हाउस लगाया था, वाटर से तो नहीं हम खरीद सकते हैं, उन पर तो नहीं डिपेंडेंट हो सकते, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी आती है यूटिलिटीज के अंदर। फिर स्टीम इंडस्ट्री में बहुत, बॉयलर्स इंडस्ट्री में बहुत लगे होते हैं, आज दिन आप सुनते हैं बॉयलर फट गया,
भाई बॉयलर से ही आपका मैक्सिमम काम इंडस्ट्री में चल रहा है, बॉयलर जो बॉयल करता है, ठीक है। इसकी बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं, आगे हम बॉयलर के टाइप्स इसमें पढ़ेंगे। फायर ट्यूब बॉयलर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और बॉयलर्स की, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आता है वाटर। वाटर की भी एप्लीकेशन बहुत सारी होती है हमारी इंडस्ट्री में। हमारे पास एक होता था पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर, एक होता था ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर अलहदा होता था जो कि आरओ प्लांट से आता था, हमें रिवर, वो भी इसमें मैं आपको कराऊंगा आरओ प्लांट, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सारी एप्लीकेशन है इसकी, आरओ प्लांट, ठीक है। आरओ प्लांट से आता था। दूसरा आता था पोर्टेबल वाटर, जो आपका नॉर्मल जो वॉशरूम वगैरह में जो यूज हो रहा है, इधर उधर यूज हो रहा है, वो पोर्टेबल वाटर था। वो आरओ प्लांट से नहीं आता था, वो जमीन से ही हम निकालते थे, और उसका एक टैंक अलहदा होता था। और आरओ प्लांट वाला जो साफ पानी होता था उसका टैंक अलहदा होता था। उसमें फिर एक यूवी मॉड्यूल भी होता था, ताकि जो पानी वहां से आरओ से निकला उसको एक हम जरासीम कुछ एक और प्लांट से गुजारते थे, ताकि उसमें अगर कोई बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो मर जाएं। यूवी मॉड्यूल कहते थे उसको हम। तो अच्छा, साथ आती है कंप्रेस्ड एयर। देखो कंप्रेस्ड एयर आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एक इंस्ट्रूमेंट एयर इसमें यूज़ होती है, दूसरा इसके अंदर यूज़ होती है प्लांट एयर। इंस्ट्रूमेंट एयर आपकी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज़ होती है, कंट्रोल वेल्व्स के अंदर यूज़ होती है, जो इंडस्ट्री में लगे होते हैं। और जो प्लांट एयर होती है वो वहाँ पे सफाई के लिए यूज़ होती है। वहाँ पे सफाई वगैरह अगर प्लांट पे करनी है ना, तो वहाँ पे एक कनेक्शन दिया होता है कि हवा का कनेक्शन, ठीक है। और उससे बड़ी ठंडी हवा आती है, गर्मियों में हम लगाते थे अपने यूँ, बड़ा मज़ा आता था, ठंडी होती थी। तो उसका असल में ड्यू पॉइंट कहते हैं इसको। ड्यू पॉइंट हम रखते थे -40 डिग्री सी। ये इंटरव्यू का सवाल है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, जो ऑटोमेशन के हैं, प्रोसेस की जो प्रोसेस ऑटोमेशन है उसमें -40 डिग्री इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। आज जाके आप करें गूगल पे, आप लिखें 100 डिग्री सी, वो देखें फ़ारेनहाइट में कितना है, फिर कम करें 50 लिखें, 30 लिखें, 20 लिखें, 10 लिखें, -10 लिखें, -20, माइनस, जब -40 लिखेंगे ना दोनों बराबर होंगे। -40 डिग्री सी इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट, एंड दैट वाज द ड्यू पॉइंट ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट एयर। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है ना, उस इसमें ना पानी, ये जो नॉर्मल एयर होती है इसमें वाटर कंटेंट होते हैं। अगर आप इसको इंस्ट्रूमेंट में डालोगे अंदर जंग लग जाएगा, उसको खराब हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, आपका साल के अंदर ही फारिग हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो हम एयर दे रहे होते हैं ना, उस वो ड्राई एयर होती है, यानी उसको हमने एक ड्रायर होता है, वो भी इसमें मैं आपको कराऊंगा ड्रायर, ड्राई डेसिकेंट ड्रायर, जो कि नमी को अब्जॉर्ब करता है। अक्सर आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मंगवाई, इवन जब मैंने माइक शेक मंगवाया उसमें एक छोटी सी पुड़ी डाली होती है उन्होंने, तो वो क्या कोई होम्योपैथिक पुड़ी है खाने के लिए होती है? वो डेसिकेंट होती है भाई, नमी शमी को अब्जॉर्ब करती है वो। बात आ रही समझ? तो जो एयर होती है, कंप्रेस्ड एयर है, वो ऐवी नहीं ठोक देनी प्लांट एयर में भाई, उसको ड्राई करके देना, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट अंदर से फारिग हो जाएगा आपका नमी की वजह से। उसके अंदर जो आयरन का बना होगा ना, वो आयरन का होता है ज्यादातर, कार्बन स्टील का, वो उसमें जंग लग जाएगा, रस्ट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी, आई एक्सप्लेन इट, स्टीम, water and compressed air, these are the mostly used things in the utilities section, जो कि इस applied जो thermodynamics की applications में से हम देखेंगे, और इनको हम one by one फिर अगले लेक्चर में जो है वो इसको डिटेल में करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।